स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है पॉसिबिलिटी, लाइफ इज ऑल्सो ए प्रोबेबिलिटी। कोई भी इंसान के साथ क्या हो जाएगा, क्या है, प्रोबेबिलिटी है। कोरोना कब जाएगा, ये भी प्रोबेबिलिटी है, जाएगा या नहीं जाएगा। कोरोना कब आएगा, कोई भी डिसीजन होने की, तो हर एक पॉसिबिलिटी है। आप एक पॉइंट को टॉस करते हो, एक पॉइंट को टॉस करते हो, और हेड आएगा या टेल आएगा आपको नहीं पता है, तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी है। लाइफ क्या है, लाइफ भी एक तरीके से पॉसिबिलिटी है, संभावना है ना। अब इंसान के साथ कौन सी ट्रेजेडी हो जाए नहीं पता है, तो इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। मतलब जो संभावित चीज़ें हैं जिसको आप गेस कर सकते, मतलब गेस कर सकते हो, ठीक, लेकिन श्योर नहीं कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी। अब श्योर इवेंट क्या है, जैसे मान लो इसमें भी गेस, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक संभावना होगा, संभावित चीज़, इमेजिनेशन एक तरीके से कल्पना हो गई। लेकिन अब इसमें भी कुछ होते हैं पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट होती है, पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट। अब एक पॉइंट को टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये पॉसिबल है, ठीक, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि हेड ही आएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि हेड टेल में से कोई एक आएगा। समझ में आ रहा है। तो एक पॉइंट को आपने टॉस किया, हेड या टेल दोनों आने की पॉसिबिलिटी है और बराबर पॉसिबिलिटी है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी कहेंगे, ठीक। जैसे एक डाइस को आप रोल करते हो, एक डाइस को आप रोल करते हो तो कोई भी नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी नंबर आ सकती है। हर एक नंबर की इक्वल पॉसिबिलिटी है, 1 भी आ सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 6, मतलब हर एक का एक सेम अपॉर्चुनिटीज है, सेम इनमें अपॉर्चुनिटी है। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। समझ में आया। अब कोई कहता है 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगा, 6 में से, मतलब 6 में से कोई भी नंबर आ सकती है, लेकिन 1 एक ही बार है तो 1/6 हो गए। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी, 1/6 होगी, 2 भी 1 टाइम्स ही है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6, 6 में से एक ही बार तो 6 है। समझ में आया। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, और मिनिमम क्या होगी, 0, और कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होगी, माइनस नहीं। कोई -2 दिन का थोड़े होगा, कोई अगर कोई कितने -2 दिन का तो होगा नहीं। तो ये क्या हुआ, एक पॉइंट को आप टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी, हेड आने की 1/2 और टेल आने की 1/2। समझ में आया, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, पॉसिबिलिटी, लाइफ इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। एक पॉइंट को टॉस करो तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, ठीक। अब आप कोई बच्चा पेपर देता है तो ये श्योर है उसका रिजल्ट आएगा, पेपर में बैठता है तो रिजल्ट आएगा। अब आएगा रिजल्ट पास या फेल, मतलब रिजल्ट आना क्या है, एक श्योर है कि वो पेपर में बैठा है तो रिजल्ट आएगा उसका, ठीक। जो पेपर में नहीं बैठा है उसका भी रिजल्ट आएगा, लेकिन उसका श्योर है कि किसका आएगा, फेल आएगा वो। समझ में आया। पेपर में बैठना, आप ये नहीं पता है कितने नंबर्स आपके आएंगे, ये पॉसिबिलिटी है। पेपर आप देते हो, मैथ का दिया, हिंदी का दिया, लेकिन कितने नंबर्स आएंगे, इम्पॉसिबल है, ठीक। लेकिन नंबर आएंगे, ये पॉसिबिलिटी है उसकी, कि नंबर आएंगे, कितने आएंगे ये आप श्योर नहीं। समझ में आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, ठीक। तो यहाँ पर हमें 3 टाइप के केसेस पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी में। पहला हमें पढ़ना है एक तो पॉइंट का, और एक हमें डाइस का, और एक हमें पढ़ना है प्लेइंग कार्ड का, ठीक। प्लेइंग कार्ड में भी आपने देखा होगा, प्लेइंग कार्ड ये देखा है। प्लेइंग कार्ड में, प्लेइंग कार्ड जो होता है इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, 52 कार्ड्स। इसमें 2 कलर होते हैं, एक तो ब्लैक कलर होता है और दूसरा रेड कलर होता है, ब्लैक और रेड। प्लेइंग कार्ड देखा है ना। तो यहाँ 52 कार्ड्स टोटल होते हैं, ताश के पत्ते अभी सब खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक और रेड 2 कलर होते हैं। ब्लैक के 26 कार्ड होते हैं और रेड के भी 26 कार्ड होते हैं। समझ में आया। ब्लैक के 26 कार्ड और रेड के भी 26 कार्ड होंगे। ब्लैक में आपका आता है स्पैड्स का कार्ड और क्लब, चिड़ी का पत्ता, हुकुम का पत्ता और चिड़ी का पत्ता। समझ में आया। तो ये आपका क्लब के कार्ड, चिड़ी मतलब फूल का पत्ता होता है, स्टार मतलब हुकुम का पत्ता होता है, काला पान बोलते हैं इसको,
इसको चिड़ी फूल कहते हैं। रेड कलर में आपके आते हैं, रेड में आपका डायमंड आता है, डायमंड और हार्ट का पत्ता आता है, आम का पत्ता और ईंट का पत्ता, डायमंड और हार्ट। और मैं आम रेड कलर का होता है और डायमंड ईंट का पत्ता होता है, हिंदी में बोलते हैं ईंट का पत्ता, पान का पत्ता, अशोक का पत्ता, चिड़ी का पत्ता। हम खेलते तो लगभग 200-250 टाइप के गेम्स होते हैं, अलग अलग गेम्स आप खेलोगे। ये इंग्लैंड से गैम्बलर ने शुरू किया था, इंग्लैंड से डेवलप हुआ है। गैम्बलर जो जुआरी लोग थे ताश खेलते थे इंटरेस्ट के लिए, तो वो ये गैम्बलर का गेम था। तो 250 टाइप, लगभग 250, 250, 300 टाइप के गेम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के गेम्स होते हैं। लोग रोड पर बैठे खेलते रहते हैं, समझ में आया? अब इसमें ये समझ में आ गया। हर अब 52 कार्ड्स में, अब इसमें स्पैड के 13 कार्ड हो गए, क्लब के भी 13 कार्ड हो गए, डायमंड के भी 13 कार्ड हो गए और हार्ट के भी 13 कार्ड हो गए। सबके 13 कार्ड होते हैं। 13 4 जा 52, समझ में आया? एक तो जब हम जो गड्डी होती है इनकी, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, डेक मतलब जो ताश की गड्डी होती है जिसमें रखते हैं, तो डेक ऑफ 52 कार्ड्स में एक दो मतलब जब हम ताश के पत्ते खरीदते हैं तो उसमें एक दो क्या है जोकर रख दिए जाते हैं, एक दो वो इसमें नहीं आते हैं, वो एक्स्ट्रा कार्ड जिसको कह सकते हो जोकर टाइप के होते हैं, कार्टून बना होता है, तो उनको एक्स्ट्रा कार्ड रख दिया जाता है जिससे कोई कार्ड गायब हो जाए तो उसमें लिख देते हैं पेन से कि ये पत्ता है, ये जैसे 2 कार्ड मान लो 52 में से गायब हो गया तो 2 कार्ड एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, तो उसमें पेन से रेड पेन से या ब्लैक पेन से लिख देते हैं लोग खेलने के लिए कि ताश दोबारा हमें गड्डी ना खरीदना पड़े। समझ में आया? तो वो जो एक्स्ट्रा कार्ड होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक, टोटल आपके 52 कार्ड्स होते हैं, समझ में आ गया? 26 कार्ड ब्लैक और 26 कार्ड रेड के हो गए। स्पैड्स और क्लब सबके 13 कार्ड हो गया। 13 में क्या आएगा? किंग होगा, क्वीन, जैक, 10 नंबर, इन पर नंबर पड़े होंगे, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। एक नंबर नहीं होता है, एस होता है, इक्का। समझ में आया? एस। किंग बादशाह हो गया, क्वीन बेगम हो गई, जैक गुलाम हो गया, बादशाह बेगम और गुलाम। समझ में आया? और 10 नंबर पहला महला, अट्ठा सत्ता, ये सब बोलते हैं। 10 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 6 5 4 3 2। ये समझ में आ गया? तो ये हो गए कार्ड के कंस्ट्रक्शंस। अब एस जो होता है गेम में क्या है, सबसे बड़ा एस माना जाता है। हर एक होता है ना 250 टाइप्स के गेम होते हैं। इसी में अब जैसे आप सीप खेलते हुए गेम होता है, इसी में 250 टाइप में सीप में इसके 1 नंबर होते हैं। सबसे बड़ा 13 नंबर, इसका 13 नंबर होता है बादशाह का। कौन से बादशाह का? स्पैड्स के बादशाह का 13 नंबर होता है। अगर हम इन सबको ऐड करें स्पैड के कार्ड को तो टोटल 100 नंबर्स होते हैं, 100 नंबर्स होंगे, क्योंकि 4 इक्के के 4 नंबर हो गए, बाकी इसके 13 नंबर, इसके 12 नंबर, इसके 10 नंबर, इसके 11 नंबर, जैक का 11 हो गया, इसका 10 नंबर, इसका 9, इसका 8, इसका 7 नंबर, 6 नंबर, 5 4 3 2। एक आपका जो यहाँ पर डायमंड होता है, डायमंड के 10 नंबर को 6 नंबर दिया जाता है, डायमंड के 10 नंबर्स को 6 नंबर इंक्लूड किया जाता है। तो ये सब मिला के 100 नंबर हो गए। अब मान लो 2 लोग खेलते हैं, 2 लोग खेलेंगे तो किसी के 55 नंबर आ गए तो दूसरे के कितने आएंगे? 45 आएंगे। वो 10 नंबर से पीछेगा तो डबल कर दिया जाता है। तो अलग अलग टाइप के सबके गेम्स होते हैं। अब यहाँ पर किंग, इनकी भी स्टोरी है। जो इसका किंग था, स्पैड का किंग, ये क्या था? जन्म से काना था, इसकी एक ही आंखें आप बने देखोगे, इसकी एक ही आंखें थी। तो इसके एक तो इसका हार्ट था, एक डायमंड का और एक था हार्ट। ये दोनों के जो जैक थे, गुलाम, जैक मतलब गुलाम, ये इस साइड के किंग का मजाक उड़ाते थे। ये आ गया अंधों में काना राजा, समझ आया? ये एक इसके एक आंखें बनी है। जब आप कोई भी प्लेइंग कार्ड खरीदोगे तो बाकी किंग के सबके 2-2 आंखें होंगी, क्वीन के भी 2-2 आंखें होंगी, जैक के भी 3 जैक के 2-2 आंखें होंगी, 2 जैक के। और ये दोनों जो दोनों जैक थे, तो इन्होंने ये जब जैसे कि जो एक तरीके से सीनेट होता था, राजा महाराजा थे, इंग्लैंड का गेम है, तो वहाँ जो सीनेट हॉल होता था तो वहाँ जब ये बैठते थे तो
ये जैसे 4 राजा होते थे, चारों राजा जब बैठे तो ये अंधा एक आंख से काना था, एक ही आंखें थी, तो ये दोनों इसका मजाक उड़ाए कि आगे आंखों में काना राजा। तो इसने ऑर्डर दिया कि इनकी भी दोनों की एक एक आंखें फोड़ दो, मेरे जैसे बता दो। समझ में आ रहा है? तो ये एक तो स्पैड के किंग की, एक क्लब के किंग की, इनकी एक एक आंखें फोड़ दी गई, तो 3 ब्लाइंड कार्ड हो गए। एक तो ये किंग और 2 ये क्या, 2 जैक हो गए, तो 3 क्या हो गए ब्लाइंड कार्ड। तो जब कभी हम देखते हैं, ताश खरीदते हैं, तो इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। फेस मतलब इनके चेहरे बने होते हैं। समझ में आया? किंग के भी चेहरे फेस बने होंगे, क्वीन सभी क्वीन की फेस बनी होंगे, और जैक के भी फेस बने होंगे, तो इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। तो कितने फेस कार्ड हो गए? 4 किंग हो गए, क्योंकि एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका। कितने किंग हो गए? 4 किंग। क्वीन कितनी हो गई? 1 2 3 4 क्वीन हो गई। जैक कितने हो गए? 1 2 3 4। तो 12 कार्ड हैं जिनके फेस कार्ड, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। समझ में आ रहा है? जोकर मैंने वो एक्स्ट्रा कार्ड हो गया, वो 52 कार्ड में नहीं दिया जाता है। वो कोई कार्ड गायब हो जाए तब, जैसे कोई गायब हो गया, आप खेल रहे हो, 1 2 पत्ता गायब हो गया, तो उनमें आप लिख के उसको गेम में जैसे 52 में कम ना पड़े, तो वो एक्स्ट्रा कार्ड। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो ये आपके फेस कार्ड कहे जाते हैं। ये 12 आपके फेस कार्ड हो गए। तो अगर पूछा जाए फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पता करो, तो फेस कार्ड कितने हो गए? 12, और टोटल कार्ड कितने हुए? 52। 12 पर 5 52। अब कैंसिल कर दो इनको, काटना चाहते हो 2 6 12। और कभी भी 1 से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 और मिनिमम 0, और कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं होगी। समझ में आया? तो यहाँ 2 6 12, यहाँ कितना आएगा? 26, 2 3 जा और 2 13 जा, कितना आया? 3/13। अब 13/3 नहीं आएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आया? ये याद रखना, नीचे आपका मैक्सिमम नंबर आएगा, नीचे ऊपर। तो इसको हम कोई भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज पॉसिबल आउटकम्स मान लें ये अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, yes, ये अपॉन ds। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नीचे टोटल नंबर आ जाएगी और ऊपर क्या आएगी? पॉसिबल आउटकम्स। समझ में आया? तो ये आपका प्लेइंग कार्ड का स्ट्रक्चर हो गया। अब इनको आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो उसमें पिक्चर भी बने हैं, आप देख सकते हो। अब कोई कहे किंग की प्रोबेबिलिटी पता करो, किंग, तो किंग कितना होगा? 4 किंग हो गए, तो 4/52। लेकिन अगर कह दिया गया स्पैड्स के किंग की प्रोबेबिलिटी पता करो, तो स्पैड का एक ही किंग होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना आएगी? 1/52। समझ में आया? अगर कह दिया गया रेड कलर के किंग की प्रोबेबिलिटी पता करो, रेड कलर का किंग, तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, और 2/52 हो जाएगा। समझ में आया? अब कोई पूछे क्वीन की प्रोबेबिलिटी पता करो, तो क्वीन कितनी होगी? 4, तो 4/52। लेकिन अगर कह दिया ब्लैक कलर की क्वीन की प्रोबेबिलिटी पता करो, 2/52 हो जाएगा। समझ में आया? अगर कह दिया गया क्लब के क्वीन की प्रोबेबिलिटी पता करो, 1 एक ही होगी क्लब की क्वीन, तो 1/। तो अगर कोई स्पेशल नाम दिया जाएगा तो उसका एक ही कार्ड होगा। कलर में आओगे तो 2 कार्ड हो जाएगा, टोटल में आओगे तो 4 कार्ड हो जाएगा। समझ में आया? स्पेशल नाम ले दिया गया, स्पेशल नेम, तो ओनली 1 कार्ड। कलर में आए तो 2 कार्ड हो गए, पूरे उसमें स्वीट में आ गए तो 4 कार्ड हो गया। कहें कि प्रोबेबिलिटी 10 कलर्स 10 के पता करो, मतलब 10 नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी पता करो, तो 10 कितने आएंगे? 1 2 3 4, 4/52। समझ में आया? अगर कह दिया हार्ट का 10 चाहिए, केवल ओनली हार्ट का 10, तो 1/52। अगर कह दिया रेड कलर के 10 चाहिए तो 2/52। समझ में आ गया? अब बताओ इसमें कोई डाउट है? तो ये तो आपका प्लेइंग कार्ड का स्ट्रक्चर हो गया। पॉइंट पे हम देखते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन में ज्यादा नहीं है। दूसरा देखो, हम सब पॉइंट के केस में देखते हैं। पॉइंट का केस, पॉइंट में क्या है कि
जब हम एक पॉइंट को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसको एस लिखो या सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट भी कह सकते हैं, सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट्स। एक पॉइंट को आप एक बार टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस बराबर होगा, इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ब्रैकेट में आपने पढ़ा होगा, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, दूसरा आपका कर्ली ब्रैकेट हो गया, तीसरा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हो गया और चौथा वेरी स्मॉल हो गया, जो नंबर के ऊपर लगता है। 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल इसको बार कहते हैं, समझ में आया? स्मॉल ब्रैकेट, वेरी स्मॉल, स्मॉल, कर्ली ब्रैकेट और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर या बिग ब्रैकेट। समझ में आया? 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसको, जैसे उसमें नहीं लिखेंगे, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखी जाएगी। तो यहाँ जब हम एक मतलब पॉइंट को जो हम टॉस करते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मीन्स 2 आउटकम्स आएंगे। एक पॉइंट को एक बार टॉस करोगे तो या तो हेड आएगी या अगर पैसा खड़ा हो गया तो टॉस नहीं माना जाएगा। समझ में आया? फिर से टॉस करना पड़ेगा। क्लियर? एक पॉइंट को 2 बार टॉस करोगे तो कितने आउटकम आएंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मीन्स 4। कैसे लिखोगे, दोनों हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है पहले हेड आ जाए फिर टेल आए, ऐसे भी हो सकता है पहले टेल आ जाए फिर हेड आए, ऐसा भी हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। और कोई पॉसिबिलिटी है? तो एक पॉइंट को 2 बार टॉस करोगे तो कितने आउटकम बनेंगे, 2 की पावर 2 मीन्स 4। एक पॉइंट को एक बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 1, एक बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 1 मीन्स 2। एक पॉइंट को 3 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 8 कितना आएगा। एक पॉइंट को 4 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। एक पॉइंट को 5 बार टॉस करोगे तो 2 की पावर 5 आए, 32। समझ में आया? ऐसे एक पॉइंट को n बार टॉस करोगे तो 2 की पावर n, जितनी बार टॉस करोगे इतने आउटकम्स आएंगे 2 की पावर में। अब अगर 8 आ गया, 2500 रुपये आपको 22 तारीख तक 12 बजे तक अपनी बोर्ड की फीस सबमिट करनी है, ठीक है? सभी बच्चे सर आप एक बार फिर से बोल देना, नोट कर दो। 2500 रुपीज आपको बोर्ड की फीस 22 तारीख तक आपको सबमिट करना है। और वो फॉर्म की फोटो मैं कल भेज देती, कल मैं भूल गई, वो फॉर्म की फोटो भेज दूँगी। किसी को करेक्शन करवानी है, तुम्हारी हुई थी, हो गई थी, तो जिस किसी को करेक्ट सकते हैं तो वो मैं फॉर्म की फोटो भेज दूँगी, चेक करा लेना, पेरेंट्स से दिखा देना उनको, उसमें जो करेक्शन करनी है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको स्कूल में सबमिट करना है 22 तारीख तक, क्योंकि उसके बाद ना आपकी करेक्शन होगी ना आपकी फीस सबमिट होगी, फिर आपको खुद जाना पड़ेगा, ठीक है ना? और क्या कहना था, हाँ, अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम है, स्कूल में आपने बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट करवा रखा है और उसमें करेक्शन करनी है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट में ही करेक्शन करानी पड़ेगी। अगर आपने एफिडेविट सबमिट कराया स्कूल में तो एफिडेविट बनेगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला, नोटरी वाला नहीं चलेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वाला चलेगा, ठीक है? और अगर किसी ने टीसी सबमिट करवा रखी है स्कूल में तो उसको टीसी में चेंज करवाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? हो गई बात क्लियर? एक पॉइंट को 3 बार टॉस करोगे तो कितने आउटकम आएंगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मीन्स 8। अब 8 कैसे लिखोगे, जैसे 4 तो आप लिख लेंगे, लेकिन 8 कैसे लिखोगे, तो हम क्या लिखेंगे, 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार हेड और 4 बार टेल लिखेंगे। फिर 4 का आधा 2 होता है, 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार, फिर 2 का आधा 1 टाइम्स हेड, 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 तो 8 हो गया। और 8 क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक दूसरे सेम नहीं होगा। तीनों बार हेड आ सकता है,
2 बार लगातार हेड आए, तीसरी बार टेल आ सकता है। पहले हेड आ जाए फिर टेल आए फिर हेड आ सकता है। पहले हेड आ जाए फिर 2 बार लगातार टेल आएगा। देखो सब डिफरेंट है, कोई मैच नहीं करेगी। पहले टेल आ जाए फिर 2 बार लगातार हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले टेल आए, हेड आए, फिर टेल आए, एक टेल आ जाए 2 बार फिर हेड आ जाए, या तीनों बार टेल आ जाए। समझ में आया? एक पॉइंट को 3 बार टॉस करोगे तो कितने आउटकम बनेंगे? 2 की पावर 3 8 बनेंगे। 8 लिखने का तरीका आपका ये होगा, इससे आप गलत नहीं करोगे। वैसे आप करोगे तो एक मान लो 2 बार 3 बार यहाँ ये एचएस लिख दिया, टी लिख दिया, तो एचएस की यहाँ पहले से एक बार है, एचएस की दोनों मैच कर देंगे, तो कोई भी टर्म्स इसमें मैच नहीं करेगा। एक पॉइंट को 2 बार टॉस करोगे तो कितने आउटकम आएंगे? 4 कैसे लिखोगे? आधा, 2 बार हेड, 2 बार फिर 1 बार हेड, 1 बार हेड, 1 बार। देखो बन गया नहीं बन गया? चारों डिफरेंट होंगे। समझ में आया? एक पॉइंट को 4 बार टॉस करोगे तो कितने आउटकम बनेंगे? 16 बनेंगे। कैसे लिखोगे? 16 एक पॉइंट को 4 बार, तो 4 का 16 हो गया। 16 में 8 चलेगा ना, 2 की पावर 4 16 हो गया टोटल। तो 16 का आधा करोगे तो 8 बार है एच 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 4 5 6 7 8 बार है। 8 बार 3 3 4 5 6 7 8, फिर 8 का आधा 4 बार है, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, फिर 4 का आधा 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 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 2 का आधा हाफ 1 1 हुआ। एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी। देखो सब डिफरेंट होंगे। यस सर। चारों बार हेड आ सकता है, 3 बार लगातार हेड आए फिर टेल आ जाए, ये हो सकता है 2 बार हेड आए फिर टेल फिर हेड आ जाए। सब डिफरेंट है एक दूसरे से, कोई मैचिंग नहीं होगा। समझ में आया? तो आपको केवल 3 तक ही पढ़ना है, ये 4 वाले नहीं आएंगे आपके सिलेबस में, केवल 2 की पावर 3 8 तक। और ठीक हो जाएगा। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, कर लोगे? कोई प्रॉब्लम? तो ये तो हुआ कॉइन का। अब हम आ जाते हैं डाइस पर। कंसेप्ट हम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये 3 टाइप के ही प्रॉब्लम्स हैं इसमें। फिर हम आ जाएंगे डाइस पर। एक डाइस को एक बार रोल करोगे, कॉइन को तो टॉस करोगे, डाइस को रोल करोगे, देखोगे ना डाइस को रोल, कॉइन को टॉस, डाइस को रोल। तो एक डाइस को रोल करोगे तो कितने सैंपल स्पेस आएंगे? 1 2 3 4 5 6 6 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। हाँ सर। क्यों? सर होता ही नहीं है। होता ही नहीं है तो नहीं आएगा। कैसे होते? तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 मतलब 6 के कमाएंगे। एक पॉइंट को 2 बार टॉस करोगे, एक डाइस को 2 बार रोल करोगे, कितना आउटकम आएंगे? 36। कितने भी आ सकते हैं, मतलब 1000 2000 36 आएंगे सर। 36 कितने भी आ सकते हैं। 6 के पावर 2 कितना आ जाएगा? 36। एक डाइस को 3 बार रोल करोगे तो 6 की पावर 64। 200। 4 बार रोल करोगे तो 6 की पावर 4 जो कुछ है। n बार रोल करोगे n टाइम तो 6 की पावर n। 50 बार रोल करोगे तो डाइस को तो 6 की पावर 50। जितनी बार रोल करोगे उतनी पावर आ जाएगी। समझ में आया? अब आप कितने बार मत कहना। समझ में आया? क्योंकि मैथ कितने पर डिपेंड नहीं करती है। हाँ ये है मैथ, आपसे पूछा गया व्हाट इज मैथमेटिक्स, बताया था ना। तो मैथमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब इमेजिनरी इवेंट इज नोन एज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है कि आप इमेजिनरी चीज की स्टडी कर रहे हो। ज्ञान सर। इमेजिनरी चीज़ों की स्टडी कर रहे हो उसको मैथमेटिक्स कहते हैं। जैसे मान लो आपको 50 रुपये दिए गए, अब 50 रुपये में आप आर्टिकल्स खरीदने दे दिया गया। अब कोई 50 रुपये का आइसक्रीम ले आया, किसी ने क्या किया 20 रुपये के कुरकुरे
कुरकुरे खरीद लिए और 30 रुपए के बिस्किट खरीद लिए। किसी ने 10 रुपए की आइसक्रीम खरीदा, 10 रुपए के चाउमीन खाए, 10 रुपए के गोलगप्पे खाए, 10 रुपए के समोसे खाए। समझ आया? 40 ही है सर ये तो। हाँ, 10 की 10 रुपए की पेन खरीद लिया, याद हो गया? किसी ने क्या किया, 30 रुपए का पेन खरीदा और 20 रुपए के रजिस्टर खरीद लिए। है सब क्या है, एडिशन 50 ही आएगा। तो इम्पॉसिबल चीजें खरीदी जा सकती है, इमेजिनरी चीजें, इसी को मैथमेटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ इमेजिनरी फैक्ट इज नोन एज मैथमेटिक्स। समझ में आया? तो यहाँ पर इसमें मैथ में नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है आपका आंसर, लेकिन यहाँ परफेक्ट है, यहाँ यही होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। अब समझ में आया क्या? यस सर। अब एक पॉइंट को, एक डाइस को 2 बार रोल करोगे तो कितने आप कमाएंगे? 36 कैसे लिखोगे? 1 1 1 2 1 3, पहले 1 आ जाए फिर दूसरे चांस में 3 आ जाए। ऐसे भी हो सकता है पहले 1 आया, दूसरी बार रोल किया फिर 1 आ गया। 1 2, एक बार 1 आया फिर दूसरे चांस में 2 आ गया। ऐसे हो सकता है पहले 1 आ जाए फिर 3 आ जाए। तो 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6 2 7 होगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 और 3 हम लोग ना ऐसे 4 1 4 6 तक 5 1 5 1 5 2 कहाँ तक 5 6 6 6 1 6 2 6 3 कहाँ तक 6 6 समझ में आया? अब आपसे कोई पूछे कि एडिशन 12 आने की 20 पता करो, दो डाइस के को ऐड किया जाए तो नंबर जब एडिशन आए तो 12 आए, तो हम जब 6 और 6 को ऐड करेंगे 12 आएगा, और किसी भी एक में भी 12 नहीं आएगा तो कितने 20 हो जाएगी 1/26। समझ में आया? एडिशन 11 आने की तो 11 में क्या आएगा 5 6 और 6 5, यहाँ भी तो करोगे ना 6 5, तो कितना हो जाएगा 2 बार, तो 5 6 11 हो गया, एक आपका 6 5 11 हो गया, तो कितना हो जाएगा 11 समाने 2/36। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो। सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी? दोनों डाइस पर सेम नंबर आए तो सेम नंबर क्या होगा 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कितने हो गए 6 6, तो 6/36, 6 1 जा 6 तो 6 6 जा 36, तो 1/6 हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन इसके बस आप में 6 की पावर 3 वाले नहीं है, 2216 वाले नहीं है, 216 केवल 6 स्क्वायर तक ही है कि एक डाइस को 2 बार रोल करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर ये आपका डाइस का केस हो गया। अब आपको कॉइन के केसेस बता दिए, डाइस के केसेस बता दिए, समझ में आया? और प्लेइंग कार्ड का बता दिया आपको, तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। टेंथ है, टेंथ है ना? हाँ और भी ठीक है। क्या तुम लोगों का जो एलओसी है उसका भरने का डेट आ गया, तुम्हारे उस पर व्हाट्सएप पे पहुँच जाएगा। तो खासकर मैथ में बहुत सारी वो होती है कि एक स्टैंडर्ड है और एक बेसिक जो है ना, सबके पास स्टैंडर्ड है, किसी के पास बेसिक भी है। बेसिक मैथ किसी बच्चे ने लिया, बेसिक में क्या है आगे आपको मैथ आप नहीं दे सकते हो, और स्टैंडर्ड में क्या है, स्टैंडर्ड आप मतलब मैथ पढ़ते हो स्टैंडर्ड, उसके बाद आपकी मैथ बनी रहेगी, आप चाहो तो छोड़ दो, लेकिन बेसिक के बाद अगर आप मैथ लेना चाहते हो तो वो चांसेस नहीं दिए। तो ये डिसाइड कर लेना एक आध दिन में कि बेसिक लेना है कि स्टैंडर्ड लेना है, और सबसे लिखवा लीजिएगा। पिछली बार की तरह ये ना हो कि मुझे बेसिक चाहिए था स्टैंडर्ड दे दिया गया, स्टैंडर्ड चाहिए था बेसिक दे दिया गया। ठीक है ना? जितने बच्चे हैं टेंथ के उनसे मैथ में सब्जेक्ट क्या लेना है बोर्ड में, दो है बेसिक और स्टैंडर्ड। सर से समझ लेना कि क्या है कैसे है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना है, हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं है। ठीक है ना?
ये नहीं बाद में कहें कि नहीं हमें बेसिक नहीं मिला, स्टैंडर्ड नहीं मिला, ये नहीं मिला और नहीं मिला। और वो तुम्हारे उस पर व्हाट्सएप पे भी पहुँच जाएगा ग्रुप में कि 2-3 दिन के अंदर ही तुम्हें अपना डाटा करेक्ट करवा लेना है जो भी है, और मदर फादर पेरेंट्स के अपना नाम फोटो वगैरह जो भी चीज़ें हैं एक तरह से समझो तुम्हारा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। उसमें फीस होती है, सब चीज़ें हैं वो बता दी जाएंगी, वो लोग बताएंगे। लेकिन ये सब्जेक्ट वाला जरूर ध्यान रखना और भी अपना करेक्शन है वो करवा देना। ऐसा नहीं था, अब ये बना दिया है 2 सालों से कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स, ये 2 मैथ्स की 2 कैटेगरी बना दिया। बाकी तो आपके हिंदी इंग्लिश वैसे चलेगी। मैथ के लिए केवल स्पेशल किया गया है जिन बच्चों को आगे मैथ नहीं पढ़ना है 10th के बाद में, मतलब 11th में नहीं पढ़ना है, 10th के बाद में, तो वो क्या है कि वो नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि मैथ मतलब बेसिक को ले लेंगे, जिसको आगे मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है वो बेसिक मैथ ले लेंगे, जिसको आगे रिक्वायरमेंट है वो स्टैंडर्ड मैथ लेके चलेंगे। बेसिक में ये आपको रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि अगर आप बेसिक लेकर के मैथ पढ़ते हो तो आगे आपको फिर आपका इंटरेस्ट आता है कि मैं मैथ पढ़ूँ, कि इंटरेस्ट तो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। अब इस बार आपका दिमाग में आया कि मैथ आगे नहीं पढ़ना है, फिर जब पेपर दे दिया उसके बाद आपका इंटरेस्ट जागृत हो गया कि नहीं मैथ मुझे लेना है, किसी को क्योंकि पड़ोसी ने ले रखा है तो हमारी इंसल्ट ना होगी मैथ में मैं कमजोर हूँ, समझ में आया। तो क्या है इंटरेस्ट जैसे आपकी चेंज हो गई कुछ दिनों के बाद में, फिर आप मैथ लेना चाहते हो तो ये रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि आप मैथ नहीं ले सकते, समझ में आया। स्टैंडर्ड में क्या है कि आपके पास स्टैंडर्ड मैथ है तो आगे आप मैथ लो या नहीं लो, आगे मैथ लेना है तो स्टैंडर्ड है आपको मिल जाएगी, नहीं लेना है तो स्टैंडर्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं कि आगे छूट जाएगी, आपका इंटरेस्ट यहाँ पर मतलब बाउंड, यहाँ क्या है रिस्ट्रिक्शन है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, समझ में आया। इसमें आप आगे मैथ ले करके आपको नहीं दिया जाएगा मैथ, ठीक। इसमें क्या है आपका मैथ लेना और ना लेना आप पर डिपेंड करता है, आगे नहीं पढ़ना है, दोनों के पेपर सेम ही आते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। बस क्या है कि बना दिया है कि आगे बच्चे मैथ मतलब बेसिक लेकर के पढ़ाई करेंगे तो आगे ये हो गया कि आगे मैथ को नहीं लेना है। इसमें भी आपका कॉमर्स विद मैथ, कॉमर्स विदाउट मैथ हो गया। साइंस अगर लेके पढ़ते हो जैसे 11th में आपने साइंस ले लिया तो साइंस में आपको क्या है 11th में कि मेडिकल और नॉन मेडिकल 2 कैटेगरी बना दी गई साइंस की। मेडिकल में क्या है आपका मैथ कोई ज़रूरी कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है मेडिकल में, आप चाहो तो फिजिक्स समझने के लिए मैथ ले सकते हो, समझ में आया, ना चाहो तो मत लो, ठीक। ये कोई कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है। नॉन मेडिकल में क्या है बायो मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो बायोलॉजी लो, चाहो तो ना लो, समझ में आया। कॉमर्स में भी आप एक कॉमर्स में विदाउट मैथ और कॉमर्स विद मैथ हो गया। और आर्ट्स आप हाँ कॉमर्स विद मैथ, जैसे यहाँ हिंदी और मैथ 2 कैटेगरी कर दिया है, तो जैसे कॉमर्स विद मैथ लेंगे उनके पास हिंदी नहीं रहेगी, ठीक। जो कॉमर्स विदाउट मैथ लेंगे उनके पास हिंदी रहेगी, मैथ नहीं रहेगी, मतलब हिंदी के साथ मैथ कर दिया है। कॉमर्स विदाउट मैथ में हिंदी, कॉमर्स विद मैथ में मैथ, समझ में आया। साइंस में आपका मैंने बता दिया मेडिकल में मैथ चाहो तो लो, नहीं चाहो तो मत लो। नॉन मेडिकल में बायोलॉजी चाहो तो लो, ना चाहो तो मत लो। लेकिन इनमें मैथ कंपलसरी है, इसमें मैथ भी इसमें मेडिकल में कंपलसरी नहीं है, नॉन मेडिकल में कंपलसरी है, बायो कंपलसरी नहीं है, समझ में आया। और ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स हो गया तो आर्ट्स में आपका मैथ वैसे नहीं है, कहीं कहीं किसी बोर्ड में दे रखा है आर्ट्स के साथ मैथ, लेकिन इसमें यहाँ CBSE में नहीं दे रखा है। तो ये आपका वो है, अब आप डिसाइड कर लो, कोई आप पर मतलब बाउंडेस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रीली माइंड से आप कुछ कर लो कि हमें बेसिक मैथ लेना है या स्टैंडर्ड मैथ लेना है, समझ में आया। सब एक ही कंसेप्ट, एक ही सिलेबस, एक ही तरीके पढ़ाने वाले हम, एक चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड।